हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर लाइट लेक्चर नंबर 6 जिसमें बात करेंगे हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जो ग्लास का बना हुआ है, ऊपर एयर है और नीचे भी एयर है। एक इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर आया तो यहाँ नॉर्मल, ये लाइटेज अगर एयर में ही जाता तो लाइटेज का जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये होता। लाइटेज की एक्चुअल पोजीशन ये, लाइटेज इस तरह से जाता, ये एक्चुअल पोजीशन, ठीक, ये नॉर्मल। अब लाइटेज क्योंकि एयर से ग्लास में आएगा तो ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा है। ये एयर रेयर मीडियम है और ये ग्लास क्या है, डेंसर है। जब लाइटेज रेयर टू डेंसर आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, ये बात पता है। तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन से नॉर्मल की तरफ कुछ इस तरह से बेंड किया। जब यहाँ बेंड किया तो यहाँ पे आया, ये लाइटेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। अब यहाँ पे एक नॉर्मल होगा इस सरफेस के ऊपर, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक। अब जब यहाँ पे नॉर्मल होगा तो अब लाइटेज ग्लास से एयर की ओर आएगा। एक्चुअल पोजीशन लाइटेज का ये होना चाहिए अगर ग्लास में ही चलता तो, लेकिन अब ये अपने एक्चुअल पोजीशन से दूर भागेगा नॉर्मल से, तो कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये आपका अपरेंट पोजीशन। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी, और इसी कैपिटल डी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी कैपिटल डी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल। ये जो लाइटेज है ये, इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। और हम बात बताए हैं कि अगर किसी भी एंगल की बात करें तो इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, एंगल आर। अच्छा, ये लाइट, ये एंगल क्या होगा, ये भी एंगल को हम लोग आर बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये कुछ इस तरह से है, ये एन बना हुआ है ऐसे, ध्यान दीजिए ऐसे कुछ बना हुआ है कि नहीं है। मान लीजिए इसी को उठा के ये देखिए ऐसे एन को हम बाहर ले आए, यहाँ पे एंगल आर है और यहाँ भी हम बोले कि एंगल आर ही होगा। क्यों होगा अभी बताते हैं, देखिए। अच्छा, इस लाइटेज को आप बढ़ाइएगा और इसको इधर बढ़ाइए, ठीक, और इसको इधर बढ़ाइए और इसको इधर बढ़ाइए। क्या ये लाइन मान लेते हैं एल है और इसको मान लें एम, तो एल और एम एक लाइन है और जिससे ये टी एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल नहीं होगा, मतलब एंगल आर इक्वल होगा। इतना बात समझ में आया, एंगल ही हो गया वो, ठीक है। तो ये जो डी हुआ, डी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट को, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको लैटरल शिफ्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। इसको बोलिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। तो ये बोलिए द शिफ्टिंग ऑफ, द परपेंडिकुलर शिफ्टिंग ऑफ, द परपेंडिकुलर शिफ्टिंग ऑफ, द परपेंडिकुलर शिफ्टिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। मतलब ओरिजिनली अगर कोई सरफेस नहीं रहता, ग्लास नहीं रखते, तो ओरिजिनली लाइटेज उस पास से जाता। द परपेंडिकुलर शिफ्टिंग ऑफ लाइटेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या एक्चुअल पोजीशन भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन टू इट्स अपरेंट पोजीशन इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि किस किस फैक्टर पे ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, LD लिखें। तो पहला कि जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है D, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का। D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो
डायरेक्टली का मतलब क्या है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। ध्यान दीजिए, हम दो फिगर देखे समझाते हैं। मान लीजिए कि एक लाइट रेज ये है, सॉरी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये है और एक ये है। मान लीजिए कि कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ऐसे, यहाँ नॉर्मल लाइट रेज का ओरिजिनल पाथ ये होना है, लाइट रेज कुछ बेंड ऐसे किया, यहाँ नॉर्मल फिर ऐसे गया, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे नहीं करके ये नॉर्मल के साथ मान लीजिए कुछ 20 डिग्री है तो इसको कुछ बढ़ा दे 40 डिग्री पे कर दे, 40 डिग्री पे, ये नॉर्मल। तो जब 40 डिग्री पे करेंगे तो ये इस तरह से बाहर निकलेगा, ठीक। अब यहाँ बेंड किया ऐसे, यहाँ नॉर्मल कुछ इस तरह से। अब बताइए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इस पर ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का बढ़ाएंगे वैल्यू तो ये डिस्प्लेसमेंट अपने आप बड़ा हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस क्या है, दूसरा कहता है कि जो डी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। टी क्या, टी से क्या है, टी को हम लोग बोलेंगे थिकनेस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब का थिकनेस, ये भी बता दें। तीसरा बोलता है कि डी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। डायरेक्टली का मतलब क्या कि अगर थिकनेस को बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, थिकनेस को घटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी घटेगा। और तीसरा बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं, बताएंगे थोड़ा देर में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको अभी समझा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम। तीसरा पॉइंट, ठीक। और चौथा पॉइंट क्या कहता है इसमें, फोर्थ पॉइंट, कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ। लैम्डा क्या है भाई, ये लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, ये 4 केस है तो हम आपको एक केस समझाएं, थिकनेस के बारे में बता रहे हैं। दूसरा केस क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2 रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है आपके पास, कुछ ये और एक छोटा सा ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस बहुत कम है, इंसिडेंट लाइट है जैसे आया, ओरिजिनल पोजीशन लाइट की ये है, अगर ग्लास नहीं रहता तो यहाँ नॉर्मल लाइटेज बेंड करेगा, कुछ ऐसे दबाएगा और ऐसे निकलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट कैपिटल टी, इसी की बात कर रहे हैं। थिकनेस कम आई है, ऐसे आएगा, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक। यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा दबाएगा और फिर इसको बाहर निकालेगा, ये देखिए। यही लेंस में पढ़िएगा आप कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो लाइटेज जाता है बिना किसी डेविएशन के जाता है। क्यों जाता है, वो इसी केस के कारण। यहाँ पे देखिए ना, जैसे थिकनेस कमाते जाएंगे ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट कमते जाएगा। आज बहुत ज़्यादा थिकनेस कमा देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। वही होता है लेंस के सेंटर के पास, कि लेंस के सेंटर से लाइट एक बिना किसी डेविएशन के पास कर जाता है, ठीक है, वो आगे की बात है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कमाए तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हाँ, थिकनेस कमाए तो डिस्प्लेसमेंट भी कमा, ठीक। अब आगे देखिए, तीसरा केस क्या है, बोला है कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक मिनट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बोला कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसिटी, एक जैसा समझिए डेंसर। लाइट रेज के लिए कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा लाइट रेज को बेंड करेगा। अब मान लीजिए ये एयर है, ये ग्लास है, तो ये जो ग्लास है तो ग्लास में आने के बाद लाइट रेज बेंड किया, तो अगर मान लीजिए ये इस तरह से बेंड किया, थोड़ा और ज़्यादा बेंड होता तो और थोड़ा सा ये अपरेंट जो पोजीशन जो है ऐसे ना हो कि कुछ इस तरह से चला जाए, तो इस तरह से जाएगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट और बढ़ेगा। जिससे ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं, ठीक, बता रहे हैं। तीसरा था, पहला है कि इंसिडेंट रे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंसिडेंट एंगल का, हाँ इंसिडेंट रे का। दूसरा है इंसिडेंट एंगल बोलिए या रे बोलिए। दूसरा है कि थिकनेस का। तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये समझा रहे हैं। जैसे मानिए कि एक ग्लास है, थोड़ा सा डेंसर है ये, और एक और टाइप ऑफ ग्लास लिए जो बहुत ज़्यादा डेंसर है, इससे भी ज़्यादा डेंसर है, इससे भी ज़्यादा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जितना ज़्यादा डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा। लाइटेज आया, ये कम डेंसर है तो मान लीजिए लाइटेज को कुछ यहाँ से बेंड किया और ऐसे निकाला, एक्चुअल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट ये। मान लीजिए यहाँ पे इंसिडेंट आया, ठीक है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। लाइट रेज इस तरह से निकलेगा
अगर ग्लास नहीं रहता तो ये ग्लास ज़्यादा डेंसर है, तो ये लाइट इसको इधर इतना ज़्यादा बेंड कर गया। जब इतना ज़्यादा बेंड करेगा तो ये इधर से निकालेगा, या देखिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या कि ये इतना बेंड किया ऐसे निकाला, ये बहुत ज़्यादा बेंड कर देता यहाँ से तो ऐसे निकालता, तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप बढ़ जाता। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब डेंसिटी जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा है। चौथा पॉइंट है, शानदार पॉइंट है, वेवलेंथ। तो आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्लास 7 या 8 में VIBGYOR, VIBGYOR, ये जो वेवलेंथ है ना, लैम्डा नीचे से ऊपर बढ़ते रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। मतलब वॉयलेट का वेवलेंथ मिनिमम और रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक। और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है, 400 से 8000 तक जाता है, ठीक, 7800 तक। ये बताएंगे जब आपको कलरफुल बल्ब पढ़ाएंगे तो उसमें सारा चीज़ इसका दिया रहेगा। बस अभी इतना समझिए कि वेवलेंथ जिसका जितना वेवलेंथ ज़्यादा, ध्यान दीजिए, वेवलेंथ ज़्यादा मतलब लैम्डा ज़्यादा, वेवलेंथ, लैम्डा को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, लिख दिए लैम्डा से वेवलेंथ। चौथा फैक्टर यही है कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट उतना कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही है। तो एक बात समझिए, वेवलेंथ जितना ज़्यादा ना, लाइट का स्पीड उसमें उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्पीड बेंडिंग उतना कम, बेंडिंग कम। अगर बेंडिंग कम तो डिस्प्लेसमेंट कम, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम। अब जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा ये बेंड उतना कम करेगा, जितना कम बेंड करेगा उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लीजिए ये कुछ यहाँ से निकालता है, यहाँ से बेंड करता ही नहीं, कुछ लाइटेज ऐसे था, ऐसे आता, लाइटेज ऐसे आता, ऐसे जाना चाहिए था, ये बहुत कम बेंड करेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये है ना। तो रेड लाइट का बेंडिंग बहुत कम होता है, वायलेट का बेंडिंग बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, सॉरी वायलेट का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा, वायलेट का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम वायलेट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, वायलेट लाइट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, रेड का लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। लिख लीजिएगा नोट करके, नोट करके, वायलेट हैज़ मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट और रेड हैज़ मिनिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वायलेट के पास मैक्सिमम, क्योंकि वायलेट लाइट रेज को बहुत, वायलेट में जो है लाइट रेज, वायलेट लाइट रेज बहुत कम होता है। ये वेवलेंथ किस लाइट रेज की बात कर रहे हैं? इंसिडेंट लाइट रेज का, इंसिडेंट रे। मतलब अगर आप यहाँ पे रेड मारिएगा तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, अगर ये वायलेट लाइट रहता है ये इंसिडेंट रे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रहेगा। यही बात है, इतना तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आप शिफ्ट करते हैं, पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या होता है। इतना तक हो गया क्लियर? चलिए ठीक है। एक चीज़ और, सॉरी एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक, जो हम आपको लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा चुके हैं, उसी से इस मीडियम को हम लोग रिलेट करेंगे। स्नेल्स लॉ से, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम इसको रिलेट करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो केस हो रहा है, यहाँ पे दो केस हो रहा है। एक केस यहाँ पे अगर लाइट रेज आ रहा है इस तरह से, इसको अलग कर दिया है इस सरफेस को, और इस सरफेस को अलग करके देख रहे हैं। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल आई, और ये कुछ ऐसे बेंड किया तो ये मान लीजिए एंगल आर, ठीक। इसको मान लीजिए सरफेस 1, और सरफेस 2 पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस पे ये सरफेस 2, ये सरफेस 1, इस पे गौर कीजिए कि इस पे आया लाइट रेज और यहाँ नॉर्मल, और कुछ लाइटें ऐसे भागा। ये आपका एंगल ई और ये आपका एंगल आर, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट से बराबर होगा, ठीक। सरफेस 2 दोनों पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, इस पे भी और इस पे भी। तो क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, मान लीजिए कुछ n1 मीडियम है और ये n2 मीडियम है, ठीक है, n2 मीडियम है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये भी कौन सा मीडियम, ये भी तो n2 ही मीडियम है, और ये n1 मीडियम है, क्योंकि ये ग्लास के अंदर है और ये ग्लास से बाहर है, ठीक। अब अप्लाई कीजिए स्नेल्स लॉ, ध्यान दीजिए। n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए कीजिए
तो N2 इंटू साइन आर बराबर N1 इंटू साइन ऑफ ई सेकेंड। दोनों को रिलेट कीजिए तो क्या N2 इंटू साइन आर N1 इंटू साइन आई के बराबर है? क्योंकि यहाँ तो ई है और यहाँ आई है, ये दोनों तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या N2 इंटू साइन आर N1 इंटू साइन आई के बराबर है? तो क्या N2 इंटू साइन आर के जगह N2 इंटू साइन आर की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, N1 इंटू साइन आई बराबर N1 इंटू साइन ऑफ ई, है ना? क्यों? क्योंकि N2 साइन आर जो है वो N1 साइन आई के बराबर है। तो N2 साइन आर की जगह इसको हटा के हम इसको लिख दिए। अब ये N1 कैंसिल, साइन आई बराबर साइन ई हुआ, साइन खत्म, मतलब एंगल आई बराबर एंगल ई। मतलब इस केस में क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी। यहाँ हम प्रूव्ड भी कर दिए, क्यों? यहाँ इसको हम साइन N1 इंटू साइन आई क्यों लिखे? क्योंकि N2 इंटू साइन आर N1 इंटू साइन आई के बराबर है। और यहाँ पे N2 मीडियम में ये भी एंगल, और ये ऊपर N1 में साइन आई, ये भी N1 मीडियम में। क्यों? क्योंकि ऊपर एयर है N1 मीडियम, ये N2 मीडियम मानिए, और ये N3। तो N3 एक्चुअल में है क्या? N3 N1 के बराबर ही है। मान लीजिए कि ये हवा में है तो ये भी हवा में N1 है, मान लेते हैं मीडियम। ठीक है, तो ये केस होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको इरेज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन और म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन और म्यू से। ठीक है, एक्चुअल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू बराबर मानिए या एन बराबर लिखिए, एन बराबर होता है C/V। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जान रहे हैं तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर जो होगा C/वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ये NM, C और VM क्या है? वेयर NM जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ठीक, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और VM जो है वो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या लिख रहे हैं सर, समझ से बाहर है? हाँ, अब समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाल लें, तो आप लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng बराबर C/वेलोसिटी ऑफ ग्लास। देखिए, किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उस मीडियम का वेलोसिटी यहाँ रखेंगे। अगर हम निकाल लें ग्लास का, तो ग्लास का स्पीड यहाँ पे, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? एयर के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज नोट करके आप लिखिए, स्पीड ऑफ लाइट नंबर 1 इन एयर और वैक्यूम PACC और वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 2, वाटर में जो होता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में जो होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव, जैसे मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, तो हम बोले C/V, तो निकालिए Ng बराबर C कितना,
c होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम साफ साफ लिख दिए c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो इक्वल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम स्पीड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्या है ग्लास में स्पीड 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड खत्म। रेशियो निकालना है तो यूनिट कहाँ से, 8 वाला खत्म, बचेगा क्या 3/2 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स लेसर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। यही कहने का मतलब है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ये बताता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में कितना कम है, क्योंकि एयर में मैक्सिमम स्पीड होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो एयर के रिस्पेक्ट में जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो निकाले, दिस इज नोन एज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, अगर मान लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.42, इसका मतलब क्या कि हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेसर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में जो डायमंड में जो लाइट का स्पीड है 2.42 टाइम्स क्या है, कम है एयर के रिस्पेक्ट से। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अभी निकाले तो 1.5 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालिए तो क्या बोलिएगा, C/V है। ठीक, C कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना, अरे यही 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C/C भी लिख सकते हैं इसको, अब दूसरा तरीका से चाहिएगा तो NA बराबर C/VA का मतलब क्या कि C खत्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, ये कटेगा तो भी 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है। अब किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड एयर से ज़्यादा नहीं हो सकता, वैक्यूम और एयर को अप्रॉक्स सेम मानते हैं। ठीक है, तो अब जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ग्लास का 1.5, किसी का डायमंड का 2.42, किसी का भी वाटर का 4/3 1.33 समथिंग आता है, सबसे ज़्यादा एयर का, उसके बाद वाटर का, फिर ग्लास का, डायमंड का तो मैक्सिमम होता है 2.42। मतलब लाइट रेज की स्पीड जो होती है डायमंड में बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, क्योंकि डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर का, और उसके अंदर जो ये होता है ना, उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है, वो जब हो सकता है तो जब पढ़ाएंगे आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें डेविएशन पढ़ाएंगे जब आपका, तो उसमें हम बताएंगे डायमंड के बारे में। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होगा, एयर का, उसके बाद सबका उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो जो एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। असल में देखिए फिर से एक बार, अगर हम बात करें, बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालिए, कहने का मतलब क्या है कि एयर के रिस्पेक्ट में वही चीज़ आएगा, और हम क्या बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, C/VG। ध्यान दीजिएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, C कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और VG कितना 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी जस्ट इसको सॉल्व किए हैं तो ये आया है 1.5। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम RI लिखेंगे, अब समझ आइएगा, RI से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। NGA का मतलब क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NGA को ऐसे लिखिए आप, NG/NA। क्लियर है,
एन जी अपॉन एन ए। चलिए आप एक चीज़ से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें तो क्या बोलिएगा, सी अपॉन वी जी। अगर एयर की बात करेंगे तो सी अपॉन वी है, यही ना भाई, यही ना। अब इसको एक बार और आप आगे बढ़ाइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो सी अपॉन वी जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइड, सी अपॉन वी है। इसको एक बार और सॉल्व कीजिए, सी अपॉन वी जी, डिवाइड को मल्टीप्लाई कीजिए तो वी ए अपॉन सी, सी सी खत्म। अब बताइए एन जी ए बराबर क्या आपका आ गया, वी ए अपॉन वी जी। अच्छा एक बात बताइए, मज़ा आ जाएगा, वी ए का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर का मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब क्या कि सी अपॉन वी जी। अरे भाई तो एन जी ए का मतलब सर क्या, सी अपॉन वी जी। और सर एन जी का मतलब क्या, सी अपॉन वी जी। मतलब क्या कि अगर अकेला भी एन जी लिख रहे हैं तो समझ जाएंगे कि यहाँ ए छुपा हुआ है, एयर के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम रखाया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव है, लेकिन रिलेटिव है, यहाँ देखिए रिलेटिव के तरह लग रहा है, बट किसके साथ ले रहे हैं, एयर के साथ भी तो वही आया ना। देखिए सॉल्व कर दिए, दोनों को रिलेट कर दिए। अब यहाँ एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है, कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। इसको 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 कॉपी कीजिए, ठीक है, ओके। चलिए जैसे मान लीजिए हम अब बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालिए। अब मज़ा आएगा, अब एयर नहीं है यहाँ, वाटर आ गया। इसका मतलब क्या कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हाँ अब आपको अलग अलग भी निकालने आता है। सर एन जी को हम लिख सकते हैं सी अपॉन वी जी, और सर एन डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन वी डब्ल्यू। क्या ये एयर के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, नहीं, वाटर के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताइए बाबू कि ये सी सी खत्म होगा, क्या बचेगा, वो वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। अब स्पीड रखिए, निकल जाएगा। तो क्या आया, एन जी डब्ल्यू आ गया वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास क्या 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कटेगा, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो होगा वो 225 बटे 200। काटिए इसको 5 से 40 बार में, 5 × 20 बचे 25, 5 × 9 45, 5 × 40, 9 कितना हो जाएगा, 1.33 समथिंग आएगा क्या। 8 से 9 का भाग लगाइए, एक बार में 8, एक आया, ठीक है। यहाँ पॉइंट 10, 8 × 8, फिर 2 10, फिर 0, 8 × 16, 40, 1.125 सही आ रहा है। रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर बटे वेलोसिटी ऑफ ग्लास, तो आपका मान चलिए ना 9/8, 1 पॉइंट आपका 125, पता नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू जो वाटर आ गया आपका वो 9/8, ये समझिए। हाँ वही होगा, 1 पता कि नहीं क्या, 1.25 आएगा, 9/8। वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, तो ये जो निकाले ये हम निकाले हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार आप इसको अच्छे से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ओके। तो एक चीज समझ में आ रहा है, क्या पता है, इसको इरेज करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अभी वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए, चाहे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान लीजिए वाटर रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, तो मतलब क्या कि एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, ठीक।
एन डब्ल्यू अपॉन एन जी को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन सी अपॉन वी जी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उल्टा होगा वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए। कहने का मतलब क्या कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं वाटर बटे ग्लास। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड में जाते हैं तो वी जी अपॉन वी डब्ल्यू लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज रिलेशन निकल रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एक बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एन बराबर क्या लिखते हैं, सी अपॉन वी जी। सी अपॉन वी जी मतलब ग्लास का निकाल लें तो ग्लास का ऊपर एयर जाएगा, यहाँ सीखिए, ग्लास का नीचे तो स्पीड ग्लास का ऊपर, वाटर का रिफ्रैक्टिव ऊपर तो स्पीड नीचे, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम बोल दें आपको एक शॉर्ट फॉर्म में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ निकालिए कि n2 रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको क्या लिखिएगा, n2 बटे n1। मतलब क्या कि v1 अपॉन v2, यही चीज़ है ना। मतलब n2 की जगह वाटर है तो यहाँ 2 रख दिया, यहाँ ग्लास है तो यहाँ 1 रख दिया। मतलब ग्लास बटे वाटर बटे ग्लास, तो ग्लास का स्पीड ऊपर, वाटर का स्पीड नीचे, v1 अपॉन v2 होगा। यही तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, चलिए इसको इरेज करते हैं। कहने का मतलब अगर बोला जाए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या बोलेंगे, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। अच्छा, मतलब ये ग्लास बटे वाटर पूछ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ वाटर बटे वेलोसिटी ऑफ ग्लास रखेंगे, क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। यही ना है कि ऊपर वाटर का वेलोसिटी और नीचे ग्लास का वेलोसिटी रखेंगे, फुट से क्वेश्चन बन जाएगा, फट से। तो अगर हम बोलें, अब इसको हम कुछ नंबर में बता रहे हैं, अगर हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले 2 1, पहले ग्लास है तो पहले ग्लास तब वाटर, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब 2 बटे 1 है तो वेलोसिटी में अगर जाएंगे तो v1 अपन v2 ही ना होगा। कैसे होगा इसको देखिए एक बार और हम बता रहे हैं। n2 का मतलब क्या, c अपॉन v2, और n1 का मतलब क्या, c अपॉन v1। जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या ये v1 अपॉन v2 नहीं आ जाएगा, देखिए v1 अपॉन v2 नहीं आ जाएगा। ये तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, घुमा रहा है एक ही चीज़ को, देख रहे हैं। अब इसका एकदम पूरा चीज़ एक बार में हम लिख दे रहे हैं। देखिए, अगर बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालिए, 2 टर्म में बता देंगे। तो रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर बटे वेलोसिटी ऑफ ग्लास होगा, ठीक। मतलब एक चीज़ और, जो c या v होता है ना, v बराबर होता है f इंटू लेमडा, ये ध्यान रखिएगा। f फ्रीक्वेंसी है, इससे भी क्वेश्चन करवाएंगे हम, ठीक है। तो v बराबर f लेमडा, v बराबर f लेमडा, तो यहाँ v जो होगा f इंटू वेवलेंथ ऑफ वाटर बटे f इंटू वेवलेंथ ऑफ ग्लास होगा। हाँ, ये कभी कभी NGW को हम लोग 1 बाय, इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कभी कभी ये आपका ऐसे रहेगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको रहने दीजिए अभी, ठीक। कभी कभी ये आपका ऐसे रहेगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये दोनों बराबर चीज़ है। कैसे हम बताते हैं, हम क्या बोले कि रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू जो वाटर जो है वो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको अभी भूल जाइए। इसको 1 अपॉन NWG का मतलब क्या कि NW अपॉन NG, और NGW का मतलब क्या कि NG अपॉन NW, ठीक है, यही ना है। इसको सॉल्व कीजिए पहले, छोड़िए। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये NG अपॉन NW बनेगा 1, इसको डिवाइड बोलेंगे 1 डिवाइड NW अपॉन NG, NW अपॉन NG, कुछ नहीं है तो नीचे 1, कुछ नहीं तो नीचे 1, मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1 मल्टीप्लाई NG अपॉन NW, आगे NG बाय NW। इसको क्या लिख सकते हैं, NGW को क्या लिखिएगा आप, NG बाय NW लिखिएगा, और जब इसको सॉल्व किए तो वहाँ आ गया NG बाय NW, मतलब सब सेम चीज़ है।
ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। अब इसी चीज़ को हम नंबर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं 1 2 करके, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए पहले। ओके, देखिए अगर हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, तो इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, आप 2 से ले रहे हैं तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये तीनों सेम चीज़ है। अगर बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, इसका मतलब ये होता है कि n2/n1, इसका मतलब होता है कि v1/v2, और v बराबर f इंटू लेमडा होता है। तो फ्रीक्वेंसी इंटू, अगर वेलोसिटी 1 की बात कर रहे हैं तो लेमडा 1 अपॉन v2, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा 2। एफ क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। एक सोर्स ऑफ लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी जो है, अगर वेव्स बना के भेज दिए, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज नोन एज योर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाला। मतलब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या? n2/n1। अगर वही उल्टा वेलोसिटी ऑफ v1 अपॉन v2, f इंटू लेमडा 1 अपॉन f इंटू लेमडा 2, तो क्योंकि v बराबर होता है f इंटू लेमडा, या c बराबर भी f इंटू लेमडा, क्योंकि v और c को अगर हम स्पीड मानेंगे तो, या वेलोसिटी मानेंगे तो। इतना तक क्लियर हो गया। अब जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 7 में, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चंस करवाएंगे और लेटरल डिस्प्लेसमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे। एक चीज़ और छूट गया है कि अगर मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n, वो होता है लेटरल रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, RD अपॉन AD। RD रियल डेप्थ और AD आपका अपरेंट डेप्थ। अब क्वेश्चन करवाने के बाद आपका पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगले सेशन में ज़रूर आइएगा, लेक्चर 7 में ज़रूर आइएगा। उसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स बता देंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ से न्यूमेरिकल जरूर करवाएंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट में तो है नहीं, वहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करके बताएंगे आपको, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके बताएंगे और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।